हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना। और आप लोगों ने यदि मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे आप लोगों को समय समय पर सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझाने जा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को हिंदी में निक्षेप अनुबंध के नाम से जाना जाता है। हम लोगों की रूटीन लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके कॉमर्शियल लॉ में एक निश्चित नाम हुआ करते हैं, परंतु हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि उस एक्टिविटीज़ का क्या नाम है। तो इसी तरह से आइए निक्षेप अनुबंध के बारे में डिस्कस करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी चल संपत्ति या चल वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में इस उद्देश्य से सुपुर्द करता है कि वह उसके आकार, प्रकार, रंग, रूप, गुण तथा उपयोगिता आदि में परिवर्तन कर दे, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहते हैं। When a person deliver any movable goods to another person for change the size, shape, color, utility etc., then it is known as bailment agreement। तो प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो हम लोग रूटीन लाइफ में कि जिस तरह से हम लोग दर्जी के यहाँ या टेलर के यहाँ कपड़े सिलने डालने जाते हैं, तो कपड़े हमारे क्या हो गए, मूवेबल गुड्स हो गए, ठीक है। और जो टेलर के पास हम जो डालने गए हैं तो टेलर क्या करेगा, उसे शेप चेंज कर देगा। जैसे कपड़े को शर्ट में चेंज कर देगा, या कपड़े को पैंट में चेंज कर देगा, या कपड़े को कोट में चेंज कर देगा। नेक्स्ट, जैसे हम लोग चक्की पर गेहूं पिसने के लिए डालने जाते हैं तो चक्की वाला हम लोगों को क्या वापस करेगा, आटा वापस करेगा। या हम लोगों का जब मोबाइल ख़राब हो जाता है तो मोबाइल को क्या करते हैं, हम मोबाइल शॉप पर डालने जाते हैं और वह उस मोबाइल को सुधार करके या जो भी कमी है उस कमी को रिमूव करके हम लोगों को वापस कर देता है। तो इस तरह से मोबाइल की उपयोगिता या यूटिलिटी बदल जाती है। तो इस तरह से ये भी हमारा निक्षेप अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से निक्षेप अनुबंध को सेक्शन 148 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन या धारा 148 के अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल वापस कर दिया जाएगा अथवा उसके आदेशानुसार व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप अनुबंध कहेंगे। इसी को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है, ए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दे शैल व्हेन द पर्पज इज accomplished बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। ये डेफिनेशन सेक्शन 148 में दी गई है। तो इस तरह से अब आप लोगों को निक्षेप अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। निक्षेप अनुबंध के पक्षकार। देयर आर टू पार्टीज ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट, बेलर, द पर्सन who deliver the goods to another person known as baler। सेकेंड है हमारा बेली, द पर्सन who takes or receive the goods from another person for change the size, shape, color, utility etc. known as बेली।
बेलर को हिंदी में निक्षेपी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी किसी गुड्स या माल को अन्य व्यक्ति के हाथों में सुपुर्द करता है तो उसे निक्षेपी यानी बेलर कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो वस्तु की सुपुर्दगी लेता है उसे निक्षेप ग्रहीता या बेली कहा जाता है। तो इस तरह से बेलमेंट में दो पार्टीज होती हैं। फर्स्ट पार्टी होती है हमारी बेलर जिसे निक्षेपी कहा जाता है, और सेकंड पार्टी होती है हमारी निक्षेप ग्रहीता जिसे बेली कहा जाता है। जैसे टेलर वाले एग्जाम्पल में हम लोग कपड़ा डाल के आए थे तो हम लोग तो यहाँ पर हो जाएंगे बेलर और जो टेलर है वो हो जाएगा बेली। तो इस तरह से निक्षेप अनुबंध में दो पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है निक्षेप अनुबंध के लक्षण, विशेषताएं अथवा आवश्यक तत्व, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बेलमेंट एग्रीमेंट में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। फर्स्ट है हमारा माल के अधिकार का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि बेलर के द्वारा बेली को गुड्स का ट्रांसफ़र होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग टेलर को कपड़े नहीं देंगे तब तक टेलर कपड़े कहाँ से सिल देगा। तो इस तरह से गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय बेलर टू द बेली। सेकंड है हमारा टेम्परेरी पर्पज, अस्थायी उद्देश्य। बेलर के द्वारा जो भी माल बेली को हैंडओवर या डिलीवर या सुपुर्द किया जाता है उसका टेम्परेरी पर्पज होता है, अस्थायी उद्देश्य होता है। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है वैसे ही उस माल को बेलर के द्वारा वापस मांग लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही टेलर जो है वो कपड़े सिलकर कंप्लीट कर देता है तो हम लोग उसके यहाँ से वो कपड़े वापस ले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू पार्टीज, दो पक्षकारों का होना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। जिस तरह से हम लोग हो गए बेलर और जो हम लोगों का टेलर हो गया वो हो गया बेली, तो इस तरह से कितनी पार्टीज हो गई, दो पार्टी हो गई। नेक्स्ट है हमारा माल को वापस पाने अथवा आदेशानुसार व्यवस्था किए जाने का अधिकार, गुड्स बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। माल के अधिकार का हस्तांतरण इस शर्त पर किया जाता है कि विशिष्ट उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद माल के स्वामी को वापस कर दिया जाएगा अथवा आदेशानुसार उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग टेलर को कपड़े दे के आते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कपड़े हम ही उठाने जाएं। ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारा नौकर आएगा या हमारा बेटा आएगा तो हमारे बेटे को वो कपड़े वापस दे देना। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा माल की सुपुर्दगी, डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या होता है कि बेलर के द्वारा बेली को गुड्स की डिलीवरी दे दी जाती है। नेक्स्ट हमारा ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। जब भी गुड्स बेलर के द्वारा बेली को हैंडओवर किया जाता है तो ओनरशिप जो होती है वो बेलर की ही बनी रहती है, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफ़र नहीं की जाती है। जैसे अगर हम लोग टेलर वाली एग्जाम्पल को लेके चलते हैं तो कपड़े को हम लोगों ने परचेज किया था तो उस कपड़े के मालिक हम ही रहेंगे, ओनरशिप उस कपड़े की हमारी ही रहेगी। तो जो उस वस्तु का या माल का जो स्वामित्व होता है उसका हस्तांतरण बेलर के द्वारा बेली को नहीं किया जाता है। तो ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय बेलर टू द बेली, ओनली पोजेशन ट्रांसफर्ड टू द बेली। नेक्स्ट हमारा चेंज इन द शेप ऑफ गुड्स पॉसिबल, माल के स्वरूप या आकार प्रकार में परिवर्तन संभव हो सकता है। अब जैसे कि हम लोग कपड़े डालने जाते हैं टेलर के यहाँ तो वो उसके आकार प्रकार में बदल देता है। जैसे कपड़ा डाल के आए शर्ट के लिए तो उसने कपड़े से शर्ट सिल दी।
अगर पैंट का कपड़ा डाल के आया तो उसने पैंट सिल दिया या सूट सिल दिया, या चक्की पर जब हम गेहूँ डालने गए तो उसने गेहूँ को आटे की फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। तो इस तरह से माल के जो फॉर्म है वो भी चेंज हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट है वो स्पष्ट भी हो सकता है और गर्भित भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कपड़े टेलर के यहाँ डालने गए और अगर उससे कोई रेट वगैरह नहीं पूछा है तो ये हमारा क्या इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर उससे पैसे पूछ लिए कि भैया सूट की सिलाई का क्या चार्ज है तो वो हमारा एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर। केवल चल संपत्ति का ही निक्षेप हो सकता है या हस्तांतरण हो सकता है। निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत बेलर के द्वारा बेली को केवल चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी का ही हस्तांतरण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेलमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स ओनली। केवल विद्यमान माल का ही निक्षेप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमने कोई कपड़ा नहीं खरीदा है तो हम उसकी डिलीवरी टेलर को किस तरह से दे सकते हैं। फ्यूचर में खरीदेंगे तो फ्यूचर में तो सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। तो बेलमेंट एग्रीमेंट या बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट केवल उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है जो अभी बेलर के पोजेशन में है या बेलर के स्वामित्व में है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट टॉपिक होता हमारा निक्षेपी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बेलर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बेलर और बेली डिफाइन कर दिया था। तो फर्स्ट हमारा निक्षेप किए गए माल के ज्ञात दोषों को प्रकट करना, टू डिस्क्लोज नॉन फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। के बेलर के द्वारा जो भी गुड्स बेली को डिलीवर किया जा रहा है उसके बारे में जो भी हमें फॉल्ट्स पता हैं उन फॉल्ट्स को हमें बता देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कपड़ा खरीदते समय शॉपकीपर ने हम लोगों से कह दिया था कि इस पर आयरन नहीं होगी, इस पर प्रेस नहीं होगी, तो हमें टेलर को इस बात को बता देना चाहिए। या जैसे कि मान लो हमने अपनी कार गैरेज में खड़ी की संभलने के लिए और कार में कोई ब्रेक वगैरह फेल है तो हमें ये गैराज मालिक को बता देना चाहिए कि इस कार का ब्रेक जो है वो फेल है। नेक्स्ट हमारा निक्षेप ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी देना, टू डिलीवर द गुड्स टू बेली बाय द बेलर। हम लोगों के द्वारा यानी बेलर के द्वारा बेली को जो भी माल है उसे डिलीवर कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पेमेंट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, आवश्यक व्ययों का भुगतान करना। हम लोगों को जो भी बेली एक्सपेंसेस बियर करेगा या जो भी एक्सपेंसेस हम लोगों के तय हुए हैं, जो भी चार्ज तय हुए हैं, वो हम लोगों की ये ड्यूटी है कि हम बेली को पे कर दें। तो इस तरह से आवश्यक व्ययों का भुगतान करना हम लोगों की ड्यूटी है या लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है हमारा असाधारण व्ययों का भुगतान करना, टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सपोज हम लोगों ने टेलर से ये कह दिया कि नहीं भाई इसमें जो सूट में बटन आप लगाएं वो गोल्ड के लगाएं, तो गोल्ड के बटन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गया। अब अगर हम उससे कहते हैं कि भाई आपने सूट की सिलाई 3000 रुपये बताई थी और अब आप ये गोल्ड का चार्ज क्यों मांग रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द बेलर टू द बेली। कोई भी खर्चे जो निक्षेपी के द्वारा निक्षेप ग्रहीता को जो भी अतिरिक्त व्यय होते हैं वो भुगतान कर देने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडेमनीफाई बेली, निक्षेप ग्रहीता की हानि रक्षा करने का दायित्व।
निक्षेपी निक्षेप गृहीता के प्रति ऐसी हानि रक्षा के लिए उत्तरदायी है जो उसे इस कारण उठानी पड़े कि निक्षेपी को निक्षेप करने अथवा वापस पाने अथवा उसके संबंध में आदेश देने का अधिकार नहीं था। संक्षेप में निक्षेपी उस हानि रक्षा के लिए उत्तरदायी है जो निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपी के दोषपूर्ण सत्व के कारण उत्पन्न हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने बी के यहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और मिस्टर ए उस मोटरसाइकिल को चुरा के लेके आए थे। किसी भी तरह से पुलिस को या उस मोटरसाइकिल के रियल ओनर को ये बात पता चल गई कि ये मोटरसाइकिल मिस्टर बी के यहाँ खड़ी हुई है, तो इस केस में पुलिस या जो उसका रियल ओनर होगा वो बी पर कार्रवाई करेगा। तो इस कार्रवाई को करने में जो भी खर्चे मिस्टर बी को बियर करने होंगे उन खर्चों को ए को पे करना पड़ेगा, यानी ए जो भी खर्चे बी पे करेगा उन खर्चों की प्रतिपूर्ति मिस्टर ए को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा माल को वापस करना, टू रिसीव बैक गुड्स। निक्षेप की अवधि समाप्त होने पर अथवा उद्देश्य पूरा होने पर निक्षेप ग्रहीता द्वारा माल को देने पर निक्षेपी का कर्तव्य है कि उसे स्वीकार करे। ऐसा न करने पर निक्षेपी निक्षेप ग्रहीता की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यानी जैसे ही हमारा जो पर्पज या ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बेली के द्वारा उस माल को बेलर को वापस कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ए बेली, निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर टेलर वाले एग्जाम्पल से क्या हो गया, जो टेलर था वो हमारा क्या हो गया था, निक्षेप ग्रहीता यानी बेली। तो फर्स्ट उसकी जो ड्यूटी है वो क्या है, टू टेक केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, निक्षेपित माल की देखभाल करना। यानी निक्षेप गृहीता का यह कर्तव्य है कि जो भी निक्षेपी ने माल उसे दिया है उस माल की अच्छी तरह से केयर करे। नेक्स्ट आता है हमारा निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य न करना, नॉट टू एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस ऑफ बेलमेंट। अगर बेलर और बेली में कोई एग्रीमेंट करते समय कोई स्पष्ट कंडीशंस रख दी गई थी तो उन कंडीशंस के अगेंस्ट जो है वह हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को उसकी निजी सवारी करने के लिए एक घोड़ा दिया था और अगर यहाँ पर मिस्टर बी उस घोड़े को अपने किसी तांगे वगैरह में इस्तेमाल करता है तो ये निक्षेप की शर्तों के विरुद्ध कार्य हो जाएगा और ऐसे कार्य को बेली को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, माल का अनाधिकृत उपयोग न करना। बेलर के द्वारा बेली को जो भी माल या गुड्स डिलीवर किया गया है तो बेली की ये ड्यूटी है कि उसका अनाधिकृत प्रयोग अनऑथराइज्ड यूज उसका न करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने टेलर के पास कपड़े डाल दिए तो टेलर उन कपड़ों को सिलकर ऐसा न करे कि किसी पार्टी में उन कपड़ों को पहनकर चला जाए। तो इस तरह से बेली को अनऑथराइज्ड यूज उस गुड्स का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स, निक्षेप के माल को निजी माल से न मिलाना। कोई भी माल जो बेलर के द्वारा बेली को डिलीवर किया जाता है तो बेली की ये ड्यूटी है कि उस माल को अपने माल में किसी भी तरह से न मिलाए, उस माल को मिक्स नहीं करे। नेक्स्ट है हमारा माल को वापस करना, टू रिटर्न गुड्स बेल्ड। बेली की ये ड्यूटी है कि जैसे ही पर्पज कंप्लीट हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है तो उस माल को बेलर को वापस कर दे। नेक्स्ट है हमारा माल न लौटाने पर क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर नॉट रिटर्न ऑफ गुड्स। यदि बेली
माल को वापस नहीं करता है बेलर को, तो जो भी उसकी कंपनसेशन होगी, क्षतिपूर्ति होगी, वो बेली को पे करना पड़ेगा बेलर को। नेक्स्ट हमारा माल में हुई वृद्धि अथवा लाभ सहित वापस करना। बेलर इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बिल्ड, यानी किसी भी तरह की अगर जो माल हमने डिलीवर किया है उसमें कोई इंक्रीजमेंट होता है या उसमें कोई प्रॉफिट होता है, तो बेली की ये ड्यूटी है कि उस प्रॉफिट को या इंक्रीजमेंट को बेलर को वापस कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए घूमने जा रहे हैं और मिस्टर ए ने अपनी गाय को मिस्टर बी के यहाँ 1 हफ्ते के लिए कह दिया कि आप इस गाय की देखभाल करते रहना। इसी ड्यूरेशन में गाय ने एक बछड़े को दे दिया। अब मिस्टर बी ये कहें कि आप हमारे पास जो है वो गाय छोड़ गए थे, अब आप गाय वापस ले लीजिए, लेकिन नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो भी इंक्रीजमेंट या प्रॉफिट होगा वो बेली के द्वारा बेलर को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस्टर बी गाय को बछड़े सहित मिस्टर ए को वापस करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे निक्षेप ग्रहीता के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हो गए थे। नेक्स्ट है हमारा निक्षेपी के अधिकार। हालांकि याद करने के उद्देश्य से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जो भी बेलर की ड्यूटी होती है वो बेली के राइट हो जाएंगे और जो बेली की ड्यूटी है वो बेलर के राइट हो जाएंगे। इस तरह से डिटेल में मैंने आप लोगों को बेलर और बेली की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज को डिफाइन कर दिया है। तो आप लोग याद करने के पर्पज से ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो भी बेलर की ड्यूटीज थी वो बेली के राइट हो जाएंगे और जो बेली की ड्यूटी थी वो बेलर के राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट याद कर सकते हैं।